गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से करेंगे। हमने चैप्टर नंबर जो 11 है 12th क्लास का रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, वो हमने पढ़ लिया है। उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने अच्छे से देखे थे। अब जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है किरण प्रकाश की, उस चैप्टर पर आधारित नीट में, आईआईटी में, नेवी एयरफोर्स में और भी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन जो है इनका सॉल्यूशन आपको नेट पर मिल जाएगा। हर कोचिंग वाला इसके सॉल्यूशन डालता है, लेकिन हमारा एम ये है कि क्या हम 12th के कॉन्सेप्ट के आधार पर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्या हम नीट के या आईआईटी के या नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, या हम केवल जो मैंने आपको रे ऑप्टिक्स से किरण प्रकाश की में जो कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं, क्या हम उन कॉन्सेप्ट से क्या हम नीट, आईआईटी और नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले हम नीट एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि नीट में कौन कौन सी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम पिछले साल के पेपर की बात कर लेते हैं। पहले जो अपना रे ऑप्टिक्स चैप्टर है किरण प्रकाश की जो है, उस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न जो है वो नीट में पूछे गए थे। ठीक है, इस साल तो नीट की एग्जाम नहीं हुई थी, लेकिन 2019 में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसको हम सोल्व करेंगे उनको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन को आप समझो। ओके, क्वेश्चन को समझ लो। Two similar thin convex equiconvex lens of focal length of small m, each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination of is f1 when the space between the two lenses is filled with the glycerin which has the same refractive index as that of the glass. ग्लास का भी 1.5 है और जो ग्लिसरीन भरा है उसका भी 1.5 है। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। द रेशियो ऑफ f1 एंड f2 विल बी। ओके, फोकस दूरी दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन, आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं नीट के एग्जाम के लिए, नेवी एयरफोर्स के लिए, आईआईटी के लिए, वो ये क्वेश्चन अलग कॉपी डालकर उसमें आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो देखिए नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हम इस क्वेश्चन को जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश की में, उन कॉन्सेप्ट से क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो हमारे पास उभयोत्तल लेंस है, बोले तो कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये ऑप्शन है 4, इसमें से क्या रेशियो आएगा f1 और f2 हम देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास ये दो कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। देखो दो समान पतले उभयोत्तल लेंस है, दो उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल लेंस हमें पता है ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ f दे रखी है। ओके, दोनों की फोकल लेंथ क्या दे रखी है, f दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये दे रखी है फोकस दूरी f के दो समान पतले उभयोत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में समक्ष इस प्रकार, समक्ष बोले तो दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष है वो एक ही लाइन के अनुदिश होगी, इस प्रकार रखेगी। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, इन दोनों के संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी f1 है, वो हमें पता है कि संयोजन की जो तुल्य दो लेंसों के संयोजन की जो फोकस दूरी होती है वो तुल्य यहाँ पर f1 दे रखे है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। दोनों की क्या है, f ही है, तो 1/f प्लस 1/f, बोले तो ये क्या आ जाएगी 2/f आ गई। ठीक है, तो हमारे पास f1 इज इक्वल टू क्या आ गया, f1 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दो, क्या आ गया f/2। f1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमें रेशियो निकालना है f1 रेशियो f2, तो f1 तो मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दोनों की पॉजिटिव ली है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स उत्तल लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, ये कह रखा है पहले ये यहां से यहां तक ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या है, जब इन दोनों लेंसों के बीच में, दोनों लेंस है, ये जो लेंस है इनके बीच में पहले एयर थी, अब इसके बीच में ग्लिसरीन भरते, क्या भरते, ग्लिसरीन, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही है। तो देखिए यहाँ पर तो दो ही लेंस है, बीच में तो एयर थी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस होगी, इसकी फोकल लेंथ f1 है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ भी क्या है, f है और इसकी भी f है। इसके बीच में हमने क्या फील्ड कर दिया, ये हमने फील्ड कर दिया क्या, ये ग्लिसरीन फील्ड कर दिया। ये क्या है, ग्लिसरीन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ओके, ग्लिसरीन फील्ड कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5, इसका भी 1.5। इस कंडीशन में ये तीन लेंस हो गए, ठीक है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा और बीच वाला देखो कैसा नजर आ रहा है, कॉनकेव लेंस है, आउटर लेंस होगा, और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो तीन लेंस होंगे, इसकी जो तुल्य फोकस दूरी दे रखी है वो क्या होगी, f2 होगी। तो देखिए यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 1/f2 इज इक्वल टू, तीन लेंस हो गए, यहाँ पर तो दो ही थे, बीच में एयर थी, यहाँ पर बीच में ग्लिसरीन भर दिया, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ये भी एक लेंस बन गया। बट ये लेंस कैसा है, बीच में से पतला, किनारों पर मोटा, तो ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस, आउटर लेंस होगा, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इतना ही है। और इसकी देखो, इसकी अगर फोकल लेंथ f है तो ये इसी के जो स्फेरिकल सरफेस है जो इन लेंसों के उसी से मिलकर बना, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, f ही होगी, ओके। बट ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये कॉनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो इक्विवेलेंट होगा, तीन लेंस है परस्पर कांटेक्ट में रखे हुए, 1/f माइनस 1/f, ये सेकंड वाला है जो आपका कॉनकेव लेंस है, आउटर लेंस है, इसकी नेगेटिव आ जाएगी, फोकल लेंथ उतनी होगी। क्यों फोकल लेंथ उतनी इसलिए होगी क्योंकि एक तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2 वो भी उतनी ही है, ठीक है, इसलिए सेम होगी बट नेगेटिव होगी। और तीसरे वाले का क्या है, 1/f, ये एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/f2 बराबर क्या आ गया, 1/f आ गया। तो हमारे पास f2 इज इक्वल टू क्या गया, f2 इज इक्वल टू क्या गया, f आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, f1 रेशियो f2 निकालना है, f1 रेशियो f2। देखिए f1 रेशियो f2 क्या आएगा, f1 रेशियो f2 क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू f1 की वैल्यू क्या है, f/2 डिवाइडेड बाई f2 की वैल्यू क्या है, f से f कैंसिल, ये आ गया 1/2, बोले तो 1/2 आ गया, ओके। तो दैट इज द कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन आप, मैंने ये आपको कॉम्बिनेशन नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। तो क्या हम 12th स्टैंडर्ड 12th जो के कॉन्सेप्ट है उससे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को आप अगर समझ लेते हो तो उसका सॉल्यूशन इजीली हो जा सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, ओके। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में 2019 में ही आया हुआ है, ओके। क्वेश्चन क्या है, इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लगाना है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन भी आता है भाई, ओके।
हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन थी, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, विरल माध्यम, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। ओके, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर है, अगर I बराबर थीटा सी है, I बराबर क्या है, थीटा सी, तो हमने देखा था जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे ये जो आपका पृथककारी पृष्ठ है, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम है, उसकी अलोंग हो जाती है, और इस केस में ये जो R की वैल्यू हो जाती है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जो R एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप कर लेना। बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना नीट में, कोचिंग वाले डरा देते हैं, बोलो। नोट कर लेना इसको। बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और भी गजब क्वेश्चन है, और भी हार्ड क्वेश्चन है। इतना हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नीट 2019 में आया हुआ है। कितना हार्ड क्वेश्चन है, देखो। इंद्रधनुष से संबंधित ये क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। हमने 2 प्रकार के इंद्रधनुष पढ़े हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष था, एक सेकेंडरी। ओके, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रेनबो था, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष हम पढ़ चुके हैं। और इंद्रधनुष से संबंधित यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। हमें इन पॉइंट में से ये पता लगाना कि कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर रेनबो से रिलेटेड 4 आपको सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस में से 4 में से कौन सा रॉन्ग सेंटेंस होगा, कौन सा गलत होगा, वो हमें पता लगाना है। चलो एक एक पढ़ के देखते हैं। जब जल की किसी बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तित होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। बिल्कुल राइट बात है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष तभी बनता है जब प्रकाश किरण का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बोले तो 2 टाइम्स अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देन सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। 2 टाइम्स से सेकेंडरी इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो सेकेंडरी रेनबो बनेगा, ये करेक्ट है। सेकंड देखो, द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमित होता है, इन द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, ये भी सही है। प्राइमरी रेनबो में हमने देखा था, प्राथमिक इंद्रधनुष में हमने देखा था, ऊपर जो कलर था वो रेड था और नीचे क्या था, नीचे वाला जो चाप था वो कैसा था, वॉयलेट कलर का था, बैंगनी कलर का था। बट द्वितीयक इंद्रधनुष में जो चापों का जो क्रम होगा वो उल्टा हो जाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर वाला जो आर्क होगा वो वॉयलेट कलर का, बोले तो बैंगनी कलर का होगा, और नीचे वाला जो चाप होगा वो रेड कलर का होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो वर्णों का क्रम है, रंगों का जो क्रम है, कलर्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट देखो, जब कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, क्या ये सही बात है। देखो ये सन है, हमें पता है कि ये सन है, इधर ये सन है, ये सन है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को सन है, ये ऑब्जर्वर को रेनबो वो सन की ओर दिखेगा या सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। हमें पता है कि रेनबो है वो ऑलवेज अपोजिट टू द सन, इस सन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन बनता है। यहां पर हमें रेनबो नजर आएगा ऐसे। तो क्या कोई भी ऑब्जर्वर सन की तरफ अगर देखें तो क्या उसको रेनबो नजर आएगा, नहीं।
रेनबो तभी नजर आएगा जब सन जो है वो ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक है उसके पीठ की ओर हो, बैकवर्ड हो। ओके, सन पीछे हो तो रेनबो आगे नजर आएगा। रेनबो ऑलवेज सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो देखियो ये यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब सूर्य उसके सामने हो। सूर्य उसके सामने होगा तो रेनबो नहीं दिखेगा, सूर्य उसकी पीठ की ओर होगा तब इधर वाली साइड में रेनबो दिखेगा। दैट इज ए रॉन्ग आंसर। तो ये आपका रॉन्ग है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ वाला और पढ़ लेते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, बोले तो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन अकेला लिखा हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सूक्ष्म प्रभाव है। हाँ, हमें पता है कि जो जल की बूंद द्वारा जो प्रकाश किरण है उसका वर्ण विक्षेपण, उसका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उसी कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष निर्माण में 3 घटनाएं एक साथ होती है तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये जो थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। इसमें आप हिंट लिख सकते हो, आंसर जो आएगा, आंसर है वो थर्ड आएगा। ठीक है, इसमें हिंट आप यही लिख सकते हो कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अर्थात इंद्रधनुष प्रेक्षक को तभी दिखेगा जब सूर्य उसके पीठ की ओर हो। अर्थात प्रेक्षक को इंद्रधनुष तभी दिखेगा जब सूर्य उसकी पीठ की ओर हो, न कि आगे हो। आगे फ्रंट में नहीं होना चाहिए, पीठ की ओर होना चाहिए सूर्य, तभी दिखेगा। ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। देखो बच्चों, 2019 में रे ऑप्टिक्स से किरण प्रकाश की पर 3 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब 2018 में देखते हैं नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये हम 12th जो स्टैंडर्ड में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से रिलेटेड है। इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म के मटेरियल का √2 दे रखा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। बोले तो प्रिज्म एंगल कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। ओके, वन ऑफ द 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ए मिरर इनवर्ड बाय द सिल्वर कोटिंग। ओके, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो प्रिज्म होता है उसमें 3 प्लेन सरफेस होते हैं। उन 3 प्लेन सरफेस में से 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे और 1 बेस होगा। तो 2 जो अपवर्तक पृष्ठ है, उन 2 अपवर्तक पृष्ठ में से एक को हम क्या कर देते हैं, एक पर हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, रजत पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना, और रजत पॉलिश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। बाहर वाली साइड में हमें रजत पॉलिश करनी है तो अंदर वाली जो साइड होगी उससे क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, हम डायग्राम बना के समझेंगे इसको। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरिंग द प्रिज्म, एक मोनोक्रोमेटिक, एक रंग की, मोनोक्रोमेटिक एक रंग की कोई प्रकाश है वो हम प्रिज्म में इंटर करवाते हैं। फ्रॉम द अदर फेस विल retrace its path after reflection from the silver surface। क्वेश्चन में ये दिया है कि पहले वाले सरफेस पर जिस पर सिल्वर पॉलिश नहीं की गई है, अब इसका सॉल्यूशन आप देखो, बहुत ही आसान सा होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखो इसका, ये हमारे पास पहले ही क्वेश्चन नोट कर लो, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री गिवन है। ओके, एक सरफेस को हमें सिल्वर पॉलिश करना है, एक सरफेस पर हमें रजत पॉलिश करनी है। ठीक है ना, फिर लाइट को हम उसमें इंटर करवाते हैं तो एक सरफेस से तो रिफ्रैक्शन होगा, बट दूसरे वाले सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन इस प्रकार से होगा कि वो जो सिल्वर पॉलिश वाली सरफेस है, जो मिरर बना हुआ है, उससे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो हमें ये पूछा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, पहले वाले सरफेस पर जो लाइट प्रिज्म के पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो कितने एंगल से इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
देखिए हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, इसकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये और ये। इसका जो प्रिज्म एंगल है वो ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, बट यहां पर सिल्वर पॉलिश नहीं थी। अब ये क्या कर रहा है, इसके बाहर वाली साइड पर हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग, इधर वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमने सिल्वर पॉलिश कर दी, सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है ना। बाहर वाली सरफेस पर सिल्वर पॉलिश करेंगे तो अंदर वाली सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसमें लिखा हुआ है कि इनसाइड, ओके, इनवर्ड डायरेक्शन, देखो भीतर की ओर दर्पण बनाएंगे, ठीक है। अब कोई लाइट रे है, इस पर हमने ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, ओके। तो हमें पता है इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअल पाथ देखिए तो इसका ये हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, ओके। अब रिफ्रेक्टेड रे है वो इस प्रकार से, देखो मैं इसको ऐसे, देखो एक्चुअल में ये है, तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या दे रखा है, √2 दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो ये लाइट रे एक्चुअल पाथ ये है, तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, विरल टू सघन माध्यम आ रही है, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। हमने इसको ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, ओके। अब ये जो लाइट रे है वो सेकंड वाले सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होगी, पहले वाले सरफेस से तो रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट कैसे होगी, अपवर्तित कैसे होगी, वो अपवर्तन के जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको टुवर्ड्स टू द नॉर्मल लिया है, क्योंकि विरल से सघन जा रही है। सेकंड वाले सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो इस पर सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो पुनः उसी पथ पर लौट आती है। देखो दर्पण वाले सरफेस पर परावर्तित होने के पश्चात उसी पथ पर लौट आती है, बोले तो ऐसे ही वापस रिफ्लेक्ट होगी, ओके। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रहती है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, यहां पर हम एंगल लेते हैं R1। अब देखो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड इस सरफेस पर वापस उसी पथ पर कब लौट आती है, हमने कॉन्सेप्ट देखा था, किसी मिरर पर लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तभी वो उसी पथ पर लौट आती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो यहां पर जो एंगल R2 होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यही होगी, तो लाइट रे वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, और नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। तो सिंस हमने ये देखा था कि R1 प्लस R2 हमारे पास क्या आया था, A आया था, ये हमने जब डेरिवेशन किया था प्रिज्म का तो ये एक फॉर्मूला आया था, R1 प्लस R2 बराबर A। R1 कितना है बोलो, R1 हमें पता नहीं, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, इक्वल टू A कितना है, A हमें दे रखा है, A दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, प्रिज्म एंगल जो है, प्रिज्म कोड है वो 30 डिग्री दे रखा है, वो 30 डिग्री आ गया, तो R1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ओके। अब देखिए यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर परावर्तन हो रहा है, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई, डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण कितना है, R1, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा √2, ओके। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू, इसको इधर ले गए साइन R1, ठीक है, इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 30 डिग्री आएगी आज,
तो साइन आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन आई इक्वल टू आ गया √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, होती कि नहीं होती। तो ये √2 से √2 ले तो √2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो कितने डिग्री एंगल पर, साइन के कितने डिग्री एंगल पर 1/√2 मिलता है, तो हमारे पास आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो हम इस सरफेस पर जो एक वर्णीय प्रकाश है, जो इंसिडेंट रे है, उसको हम अगर 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट करवाएंगे तो ये सेकंड वाले सरफेस से क्या हो जाएगी, वापस उसी पथ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पथ पर लौटे आएगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो अपना 12th स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है। इसमें कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगा है, जो हमने जो कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वही तो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है ना, एग्जाम्पल था, ठीक है। वहां पर भी ये R2 एंगल 0 लिया था, बट यहाँ पर क्या था, वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा था। वो ये बोल रहे थे कि जो लाइट रे है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई। तो वहां पर भी नॉर्मली इंसिडेंट होती है तभी सीधी निकल जाती है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको आप नोट कर लेना। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर से रिलेटेड है। तो इसमें हम मिरर फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें दो केस आपको दिए हुए, यदि कोई बिंब 15 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर स्थित है, कोई ऑब्जेक्ट है, कॉन्केव जो मिरर है अवतल दर्पण, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जो बीम है, वस्तु है, वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बोले तो u की वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। यदि इस बीम को दर्पण की दिशा में कितना 40 सेमी क्या करना, स्थानांतरण करना है, दर्पण की ओर करना 40 सेमी। तो दर्पण की ओर पहले कितना था, 40 सेमी दूरी पर था। 40 सेमी अगर दर्पण के पास ले जाएंगे तो 40 में से 20 घटा दो तो उस वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी, बाद में 20 सेमी होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर स्थापित होगा, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जब बिंब है वो 40 सेमी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और जब वो 20 सेमी पर रखा होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो दर्पण की ओर आता है या दर्पण से दूर जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 केस है कि आपको फोकस दूरी दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, वस्तु एक बार 40 सेमी पर रखनी है और एक बार 20 सेमी पर रखनी है। दोनों स्थितियों में आप क्या निकाल लोगे, आप प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, फिर उन दोनों को घटा देंगे तो वो अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि जो प्रतिबिंब वो कितनी दूरी पर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये भी 12th स्टैंडर्ड पर आधारित है, इसमें भी कोई अलग कॉन्सेप्ट काम में नहीं लिया जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा। तो ये भी नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। गिवन डेट हमें जो दिया गया है वो क्या है, गिवन डेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, फर्स्ट केस में हमें ये दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर पर है। तो u ऑलवेज क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ओके, तो पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाले थे, पहले हम इमेज डिस्टेंस हमने क्या मान ली, v1 मान ली, क्या मान ली, v1 मान ली, ठीक है। तो ये अपना कॉन्केव मिरर है, ओके, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया,
और ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है, ये फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, सेंटर की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो 30 से अबो है, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है, सी से अबो रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, -14 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, अब देखो V1 निकाल लो। सिंस वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/V1 प्लस 1/u। ठीक है ना, v की जगह V1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1/f की वैल्यू क्या है, -15 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/u की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस में जाएगी 40। इसको इधर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/V1। एलसीएम कितना आया बताओ, एलसीएम हमारे पास आया 120। ये कितना गया 3 बार, ये कितना गया 8 बार, ये आ गया 1/V1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 आएगा, तो इसको उल्टा करोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का, और इसकी वैल्यू क्या आएगी -24 कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब माइनस में V1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, V1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब इमेज हमें पता है कि भी इमेज है इससे ऑलवेज इधर ही बनेगी, रियल ही बनेगी। ओके, जब F और P के बीच में रखा होता है, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तभी अपना क्या होगा, इमेज इधर वाली साइड में बनती है, V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। V की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है ये 14 है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो -30 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज जो है अपनी वो कहाँ पर बन रही है, इसके बीच में बन रही है। ये इमेज होगी इन्वर्टेड हो जाएगी, ये नेगेटिव है, ये कितना आ गया -14 सेंटीमीटर आ गया। ये डायग्राम मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे डायग्राम से ये है कि माइनस में है, इसका मतलब इधर वाली साइड में इमेज बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज ऑब्टेन हो रही है। सेकंड केस में देखें तो केस सेकंड में अगर देखें, केस सेकंड, ये केस हम फर्स्ट ले लेते हैं। केस सेकंड में क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर था, 14 सेंटीमीटर था। अब ऑब्जेक्ट इससे, इस मिरर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट को इस मिरर की ओर 20 सेंटीमीटर लेके जाओ। तो इसको अगर 20 सेंटीमीटर पर लेके जाएंगे तो देखिए मैं यहाँ पर इसका डायग्राम अगेन बना देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम। ये P है, ये फोकस है, ये डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर हो गई। ओके, ये सेंटर हो गया C, ये डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर हो गई। ओके, पहले ये 40 सेंटीमीटर था तो 40 से इधर लड़ा 20 सेंटीमीटर, तो इधर 20 सेंटीमीटर लाएंगे तो 40 में से 20 सेंटीमीटर कम कर दो तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी बची, कितनी बची 20। इसका मतलब ये इधर शिफ्ट 20 शिफ्ट करेंगे तो इधर भी कितनी बचेगी 20। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है वो इससे कितनी डिस्टेंस पर होगा, 20 सेंटीमीटर पर होगा। हाँ, यहाँ पर तो आप अगर इसको लेके चलोगे कि भी 20 से शिफ्ट किया है तो आपने u की वैल्यू 20 ले ली, लेकिन अगर ये कह देता कि ये 10 सेंटीमीटर किया है तो आप 10 नहीं 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड होगा। ठीक है ना, पहले ऑब्जेक्ट था वो मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, ऑब्जेक्ट को हम मिरर की ओर ले गए, कितना शिफ्ट कर दिया 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। तो पहले 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, 20 सेंटीमीटर हम मिरर की ओर शिफ्ट कर दिए, तो ऑब्जेक्ट है वो इमेज, ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 20 होगी, 20 बचेगी। तो इस कंडीशन में आपका फोकल लेंथ तो वही है जो कितनी है -15 सेंटीमीटर है, बट u जो हो गया वो इस केस में क्या गया -20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो फॉर्मूला लगा दो, हेंस 1/-15 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब इमेज डिस्टेंस हमने क्या मान ली v2 मान ली, -1/20। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 1/20 पॉजिटिव हो गया प्लस माइनस -1/50 दैट इज इक्वल टू 1/v2। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 20, ये सॉरी 60 आया है एलसीएम, ये आ गया 3, ये आ गया 4 इज इक्वल टू 1/v2।
तो V2 की वैल्यू कितनी आई है, V2 की वैल्यू आई है -60 सेंटीमीटर। ओके और नोट ओके। अब भी ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि जो ये 20 सेंटीमीटर है, ये क्या है 15 सेंटीमीटर है। अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐप से अवे है, तो ऑब्जेक्ट इमेज उधर वाली साइड में तभी बनती है जब फोकस और पोल के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका इस एफ और सी के बीच में प्लेस्ड है, तो आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इमेज इधर ही ऑब्टेन होगी और इधर होगी इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो पहले इमेज है वो कहां पर, कितनी डिस्टेंस पर है, 24 सेंटीमीटर पर बन रही थी। अब कितने सेंटीमीटर बन रही है, 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, मतलब इधर वाली साइड में बनेगी, ऐसे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी। तो V2 होगा वो 60 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। तो बताइए इमेज पहले 24 सेंटीमीटर पर थी, अब 60, तो बताइए मिरर से पास आ गई या मिरर से और ज्यादा दूर चलेगी, और ज्यादा दूर चलेगी। हमें सीधा कॉन्सेप्ट पता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर की ओर आता है वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ले जा रहे हैं, तो इमेज क्या होगी, दूर जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर पर थी, अब ऑब्जेक्ट पास आ गया तो इमेज दूर चली गई। क्या होगी, दूर चली, कितनी दूर चली गई, डिस्प्लेसमेंट इन इमेज क्या आएगा, वो क्या हो जाएगा, हमने डी मान लिया, ठीक है, या डेल वी मान लो। डेल वी बराबर क्या जाएगा, आप इसको V2 माइनस V1 कर सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप नेगेटिव न लेकर डायरेक्ट आप ये सिंबल लो नेगेटिव से, तो ये पता चलेगा कि अभी जा रही की टुवर्ड्स जा रही है, तो ये हम लिख देंगे 60 माइनस 24, ठीक है। या आप माइनस में लो तो माइनस ये प्लस का हो गया, तो डेल V इज इक्वल टू क्या गया, -36 सेमी। ओके, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड में ही शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो अपनी जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, या आप डायरेक्ट इसमें 36 ये 60 में से 24 घटाते हो तो 36 आएगा, और 36 शिफ्टिंग हो जाएगी। पहले जो इमेज बन रही थी वो 24 पर बन रही थी, उसके बाद 60 पर बन रही है, और इमेज क्या है, मिरर से दूर जा रही है। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा इसमें, जो ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये तो गलत हो गया, दो 36 वाले दे रखे हैं। सेकंड वाला है 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, और फोर्थ वाला है 30 सेंटीमीटर दर्पण के पास, तो 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर होगा, तो आंसर इसका जो आएगा वो सेकंड वाला आएगा, आंसर इसका जो आएगा वो बी आएगा, ठीक है ना। 36 सेंटीमीटर होगा बट अवे फ्रॉम द मिरर होगा, दर्पण से दूर होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं नीट्स में जो आए हुए हैं, आप 12th स्टैंडर्ड के आधार पर इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आपके, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट में, ठीक है। तो आप अगर 12th 11th तो आपने पढ़ लिए, लेकिन अगर 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट आप अगर अच्छे से क्लियर करोगे तो आप नीट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आते, जो आप 12th स्टैंडर्ड में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वही आते हैं, ठीक है ना। तो एवरी संडे को हम जो भी नीट में, IIT में, एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। हम अगले संडे को भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, ठीक है।